चलिए, नमस्कार, सभी का पुनः स्वागत है। आज अपन बात करने जा रहे हैं एक बूंद कुछ आगे बढ़ी और एक सूक्ति यहां पर दे रखी है। सूक्ति यानी होता है अच्छा कथन। सूक्ति क्या है? चिंता चिता से बढ़कर है। चिंता चिता से बढ़कर है। दोनों में अंतर इतना सा ही है, केवल यहां पर अनुस्वार है और यहां पर अनुस्वार नहीं है, इतना सा अंतर है। तो कहावत है, चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होना है। जीवन में नया नया मुकाम हासिल करने के लिए चलना पड़ता है, एक लंबी यात्रा करना पड़ता है। उस यात्रा सफर में यह निश्चित नहीं होता है कि गंतव्य स्थल कहां पर होगा। यह कविता हमें सीख देती है कि जीवन तो चलते रहने का नाम है, रुकना जीवन का काम नहीं है। इस कविता के माध्यम से अपन को जीवन में जो संघर्ष है उससे भी लड़ने में मदद मिलेगी। और एक बूंद कविता के माध्यम से यहां पर हरिओद जी अपन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बूंद कविता अपने जीवन की कविता है। अपने जिस सिद्धि को अपन प्राप्त करना चाह रहे हैं, अपने अभिष्ट की प्राप्ति है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति है। कि जिस तरह से अपन चिंतित होते रहते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अपन को अपने सेफ जोन से बाहर निकलना पड़ता है। यह रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ठीक है। किस बुक? देखिए विद्यार्थियों, आप वास्तविकता को जानिएगा। वास्तविकता क्या है जीवन के? जीवन की नई वास्तविकता अभी पढ़ रहे हैं अपन, उसकी भी वास्तविकता क्या है। जैसे कह रहे हैं कि सर ये किस बुक में दी है? रचनाओं को इकट्ठा करना आपके लिए भी कठिन हो रहा है तो मेरे लिए भी कठिन होगा, आसान नहीं है। क्योंकि एक पुस्तक में से पूरी रचनाएं नहीं दी है, कुछ वहां से दिए, कुछ वहां से दिए। समय लगता है, उसको तैयार करने में समय लगता है। चीजों को कहना आसान है आपके लिए, लेकिन आप देखिएगा इतना बड़ा सिलेबस है, मतलब समय लगता है। ये बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कभी कभार क्लास नहीं होती तो मुझे मजा नहीं आता है कि मैं जानबूझ के क्लास नहीं ले रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखें। और आपके लिए नहीं है तो नई नई चीजें, क्योंकि एक जगह चीजें मिल जाती और समय 6 महीना होता तो चीजें और अच्छी तरह से मैं प्रेजेंट कर पाता आपके सामने। ये तनाव और ये जो आपकी बेचैनी, ये आपकी नहीं है, मेरे भी है। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भाई थोड़ा धैर्य रखिए चीजों को लेकर के। कल भी मेरी बहुत आकांक्षा थी और इसलिए बहुत डिमोटिवेट करने वाले कमेंट आपके फोन पर आते हैं कि जैसे मुझे मजा आ रहा हो आपको परेशान करने का। ऐसा नहीं करें, आप दुखी रहते हो तो मैं दुखी रहता हूं, मुझे बहुत दुख होता है। क्योंकि चीजों को वास्तव में इकट्ठा करने में समय लग रहा है, ये इसकी वास्तविकता है। यदि समय नहीं लग रहा होता तो आप भी खुद भी इसकी तैयारी कर सकते थे। चलिए, फिर भी आपका गुस्सा आप मेरे पे निकाल देते हो तुरंत ही, क्योंकि फोन है आपके पास, है ना। फोन में आप लिखने लगते हो तो निकाल सकते हो भाई। लेकिन मैंने सिर्फ आपसे परीक्षा से पहले कोर्स पूरा करने की बात की है ना। परीक्षा से पहले कोर्स में पूरा करके दूंगा। क्लास लूं या नहीं लूं, अब ये आप, जब आप भी इस तरह से कमेंट करोगे, शब्दों का प्रयोग करोगे, तो फिर मैं भी मेरी मर्जी के अनुसार चलने लग जाऊंगा। मैं समझता हूं कि बेरोजगारी में बहुत बेचैनी है, और फिर भी आप इतने समझदार बच्चे हो, मैच्योर हो, है ना। खैर जो भी है, आप अब कविता पर ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से आप कमेंट कर करके मुझे भर देते हो, फिर मैं भी आपसे ये बात बोलूंगा तभी मैं इसको अच्छी तरह पढ़ा पाऊंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ। इन्होंने खड़ी बोली के काव्य को भाव, छंद और अभिव्यंजना से समृद्ध करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इनके प्रमुख ग्रंथ प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रसकलश रसकलश है। रस कलश। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। बताओ कब लिखा गया था प्रिय प्रवास?
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, कब लिखा गया था? और सर्ग बताओ कितने सर्ग हैं? वेरी गुड, 1914 में। सर्ग बताइए कितने हैं? 17 सर्ग है। वेरी गुड। तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और 1914 में लिखा गया है, 17 सर्ग है। ब्रजभाषा और खड़ी बोली पर उनका अधिकार था। 16 मार्च 1947 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि इनको अपन द्विवेदी काल के दौरान, आप देख लीजिएगा, द्विवेदी काल के दौरान अपन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को पढ़ते हैं, ठीक है। द्विवेदी काल के अंतर्गत पूरा व्यापक डिटेल से अपन ने इनको पढ़ा है। प्रस्तावना देखिएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल से निकलने वाली जल की एक बूंद की चिंता का चित्रण किया है। इस कविता में क्या है कि जल की एक बूंद की चिंता का चित्रण इसमें किया गया है। अब जहां जहां से समय बचाना होगा अपन समय को बचाएंगे ताकि चीजों को जल्दी कवर कर पाए, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को द्विवेदी काल के दौरान अपन पूरा अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल से निकलने वाली जल की एक बूंद की चिंता का चित्रण किया है कि जैसे, बिल्कुल वैदेही वनवास खंड काव्य है 18 सर्गों में, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो यहां पर देखिएगा, बादल से निकलने वाली जल की एक बूंद की चिंता, कि एक बूंद बादल से बिछड़ रही है, बिछड़ने के बाद वो चिंतित हो रही है क्योंकि वो सेफ जोन से बाहर निकल रही है ना। मतलब प्रगति में बाधा ही सेफ जोन है। जिस सर्किल में आप रहते हो, जिस बंधुजन प्रियजन को छोड़ने का आपका मन नहीं करता है, वहां आप कुएं के मेंढक बनकर रह जाते हो, जबकि जीवन का नाम तो चलते रहना है। एक एक नदी की तरह बहते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि चलते रहने में ही सफलता है। रुका हुआ तो तालाब का पानी भी सड़ने लगता है। मनुष्य का जीवन हर चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे अभी आप देखिएगा, बहुत सारी जैसे अपने यहाँ पर जो तैयारी कर रही है, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं। उनकी समस्या अधिकतर क्या आती है कि सर बच्चे हैं, हम पढ़ नहीं पाते हैं, लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं। तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्या बच्चे तो आपकी जॉब लगने के बाद भी रहेंगे? क्या आप उनको छोड़कर जॉब करने नहीं जाओगे क्या? आप मुझे बताइए। ये चीजें समायोजन करने का है, ये चीजें माइंड सेट करने की है, क्योंकि वहां भी आप चीजों को समायोजन करके ही आपको कक्ष पढ़ाने तो जाना पड़ेगा जॉब लेने के लिए। तो फिर जॉब लेने के बाद भी आप समायोजन करके जाओगे जीवन में, तो क्यों ना आप माइंड सेट इस तरह कर लें कि नौकरी लगने के पहले भी चीजों को समायोजन किया जा सकता है। एक ही चीज, जैसे आप कह रहे हो, एक 8 से ज्यादा सर्गों पर आधारित नहीं होती है, बहुत सारी चीजें मायने रखती है महाकाव्य मानने के लिए, है ना। केवल मैं 10-10 पेज के और 20 पाठ लिख दूंगा एक एक पुस्तक में, और उसमें जो पूरी जो महाकाव्य की विशेषताएं उनका समावेश नहीं करूंगा, तो केवल मैं चिल्ला चिल्ला के ये नहीं कहूंगा कि मैंने 20 सर्ग लिखे, मेरी उसकी किताब को महाकाव्य घोषित करो। ऐसे नहीं होता है, बहुत सारी चीजें मायने रखती है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि भाई जीवन थोड़ा समायोजन का नाम है और चलते रहने में ही सफलता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल से निकलने वाली जल की एक बूंद की चिंता का, वो भी उसी तरह से झटपटा रही है जैसे आप सफलता के लिए निकल पड़े हो, है ना। सिद्धि पाने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। घर छोड़ने का तात्पर्य कि घर में समायोजन नहीं हो रहा है तो लाइब्रेरी में जाइएगा। आप कहां जाइएगा? लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहिए। तो यहां पर आप देखिएगा, प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल से निकलने वाली जल की एक बूंद चिंता कर रही है। सेफ जोन से निकल रहे हैं ना, और ये बड़ा मुश्किल होता है कि उस परिवेश को छोड़ पाना। मैंने बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं कि इतनी ज्यादा प्रतिभा होने के बावजूद भी अपने सेफ जोन से बाहर नहीं निकले हैं, इसलिए उन्हें जो उनका जो डिजर्व करते थे जिस चीज को, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए हैं बिल्कुल भी। अंततः वह बूंद हवा के झोंकों से, देखो फिर क्या होता है। अरे भाई चिंता करने से क्यों क्या होगा, हो सकता है आपको उससे बेहतरीन चीज प्राप्त हो जाए। तो यहां पर बूंद चिंता कर रही है, वो चिंता एक बूंद की नहीं है, अपनी चिंता है, यहाँ के मनुष्यों की चिंता है।
और वो फिर जैसे वहां से अलग हुई और अलग होकर के हवा का झोंका आया और हवा का झोंका उसे एक सीप, सीप जानते हो आप समुद्र में जो सीप होता है उसका मुंह खुला हुआ था और वो बूंद उसमें गिरी और सीप का मुंह बंद हो गया। और सीप का मुंह बंद होने पर आपको पता है कि पानी ही आगे जाकर के क्या बन जाता है, मोती बन जाता है। कभी कभार अपन को यह भी पता नहीं होता है कि अपन यहां से निकल तो पड़े हैं लेकिन अपनी मंजिल कहाँ है। तो कभी कभी अपन को जीवन में यह अंदाजा भी नहीं होता है कि अपन अपने सेफ जोन से निकलने के बाद अपन को ऐसा भी प्राप्त हो सकता है। कभी कभार जीवन में ऐसी चीजें प्राप्त हो जाती है जिनकी अपन कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जब ये बूंद बादल से बिछड़ी तो ये बहुत बेचैन थी, चिंतित थी, पता नहीं मेरा अस्तित्व कहां पर रहेगा, मैं कहां गिरूंगी, मैं मिट्टी धूल में गिरूंगी, धूल में मिल जाऊंगे। लेकिन कहां जाकर के गिरी है ये तो नियति तय करती है। ये तो नियति तय करती है कि आपको कौन सी चीजें कब मिलना है। लेकिन बताओ सेफ जोन तो छोड़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। भावनाओं से काम नहीं चलता है, वास्तविकता से काम चलता है। सीप में गिरती है और फिर क्या बन जाती है, मोती। तो आप भी तो ऐसे मोती हो, आप भी तो ऐसे क्या हो, ऐसे ही मोती हो। लेकिन आपको आपकी योग्यता का अंदाजा नहीं है तो आप निराशा आना है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सीधा सीधा भावार्थ है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी। फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बार बार यही सोचने लगी, जी यानी मन में लगी। आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, कड़ी मतलब चली, क्यों मैं अपना, बिल्कुल अपना टाइम आएगा, है ना। और मेरी चंद पंक्तियां में बोलता रहता हूं। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो यहां पर देखिएगा, हाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर सोचने फिर यही जी में लगी, मन में लगी। आह दुखी होकर के, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी, कड़ी मतलब चली। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, बदा यानी होता है लिखा। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। ठीक है। बूंद कह रही है, बूंद के माध्यम से यहां पर, हे ईश्वर ने मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा है कि मैं बिछड़ तो रही हूं, बादलों से बिछड़ तो रही हूं। जैसे आप निकल पड़ते हो ना घर से सफल नौकरी के लिए, बेचैनी होती है, निकल आए हो घर से बाहर, लेकिन पता नहीं मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कल्पना है। और पता चला कि आपकी तो रैंक ही फर्स्ट आई है ना। लेकिन जैसे देवत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, महात्मा बुद्ध बनने के लिए वहां से घर को छोड़ना पड़ता है ना। बड़ी 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 चीजें करने के लिए अपन को जो बंधन है उनको छोड़ना पड़ता है। मैं बचूंगी या मिलूंगी, पता नहीं मैं बचूंगी यानी मैं नष्ट हो जाऊंगी रास्ते में, या फिर मैं वहां पर जाकर भी गिरूंगी। मिलूंगी धूल में, या फिर मैं धूल में मिल जाऊंगी। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या फिर जो अंगारा जल रहा होगा उस पर गिरूंगी और उसमें गिर करके स्वाह हो जाऊंगी सुन्न देने से। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या पता नहीं कमल का फूल खिल रहा होगा उसमें जाकर गिरूंगी। ये कौन भाव व्यक्त, ये कौन सोच रही है, ये बेचैनी किसके अंदर है, ये एक बूंद के अंदर है, ये एक बूंद के अंदर है। निराशा में ही आशा छिपा है, निराशा शब्द में ही आशा है, असंभव शब्द में ही संभव है। असंभव में क्या छिपा रहता है, संभव छिपा रहता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सही है। लेकिन वो सब खोया है ना, उससे भी ज्यादा अपन प्राप्त कर लेते हैं, उनको उसको तो प्राप्त कर ही लेते हैं, उसको तो अपन प्राप्त कर ही लेते हैं।
चूं पड़ूंगी या कमल के फूल में, वह गई उस काल एक ऐसी हवा। मतलब उस समय एक ऐसी हवा आई, वह समुंदर और आई अनमनी। बेमन से अनमनी का मतलब होता है बिना इच्छा के। यहां पर वह जैसे ही वह यात्रा के दौर में थी, यानी बादलों से जो यहां पर यात्रा कर रही थी, तो बीच में हवा आई और हवा के झोंकों से वह अनमनी, इच्छा नहीं थी उधर जाने की, लेकिन वह समुद्र और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। ये होता है। तो जो उसकी बेचैनी थी उससे भी ज्यादा उसको मिला है यहां पर। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, हाँ एक और है ये वाला पद, इसको देखिएगा, ये अपने जीवन से जोड़ता है यहां पर। लोग यों ही हैं झिझकते सोचते। लोग कौन? अपन। यों ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। मैं कह रहा हूं ना दोस्तों, मित्रों, यह जीवन चलने का नाम है, रुकने का नाम नहीं है। छाया मत छूना पाठ में अपन ने देखा था कि भूतकाल की चीजों को याद करके पछताना नहीं है। यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, छाया मत छूना। और यह कविता यह संदेश देती है कि जीवन में जो भी मिले सहर्ष स्वीकारा है, उसे सहर्ष स्वीकारते जाना है, चाहे जो भी हो, है ना। और आगे बढ़ते रहिएगा, रुकना नहीं कहीं भी। यह कविता अपन को यह संदेश देती है। जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, क्योंकि ये जिंदगी है, ये जिंदगी वही करवाती है जो होना होता है, अपन कितना ही इसमें प्रयास कर लें। तो यहां पर जबकि उनको छोड़ना, अरे भाई जब छोड़ना ही है तो झिझक क्यों रहे हो? कठोर डिसीजन लीजिएगा, कठोर निर्णय लीजिएगा। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें, क्योंकि घर को छोड़ना ही अक्सर उन्हें पड़ता है, लेकिन वो बेचैनी रहती है। वह डर रहता है पराजित होने का, वह डर रहता है कि पता नहीं जीवन कहां पर समाप्त हो जाए, कहां पर पहचान चली जाए, वो डर रहता है। लेकिन बूंद लो कुछ और ही कर देता है कर। यानी ये समय, यह काल, जिस मानसिकता के साथ अपन कार्य कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा अपन को प्राप्त होता है। जिस तरह से बूंद को उसका अभिष्ट प्राप्त हो गया था, उसका लक्ष्य प्राप्त हो गया था, जितनी उसने कल्पना भी नहीं की थी सीप में जाकर मोती बनने की, उससे भी ज्यादा उनको मिला था। कुल मिलाकर के प्रेरणादायी कविता है, अपन को मोटिवेट करने वाली कविता है। और मैं भी यही कहूंगा आपसे कि जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, बेरोजगारी के दौर में तनाव है, मैं भी यही कहूंगा आपसे कि जितना दम हो सकती दम लगा के मेहनत कर लीजिएगा। जो भी रिजल्ट आइएगा उसको स्वीकार करना है, ये जीवन की सच्चाई है। हो सकता है कि इससे बेहतरीन अपने जीवन में लिखा हो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी रिजल्ट आएगा वो स्वीकार करना है, क्योंकि जीवन उससे भी बेहतरीन है, जीवन उससे भी ज्यादा सुंदर है जिसे अपन सोचते हैं। ये प्रश्न इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बूंद कहां से निकलकर आई थी? बूंद मोती कब बन जाती? आसान से प्रश्न है। बूंद जैसे बादल से निकल करके आई थी। निबंधात्मक आपको लिखना नहीं है, ऐसे प्रश्न बनेंगे। देखो सिंपल सा आपको आंसर आ जाएगा। बादलों की गोद से क्या निकली है? बूंद निकली है। बूंद कहां मिल गई है? बताओ कहां मिल गई है? नदी में, धूल में, सागर में। उसी समय क्या हुआ? तेज हवा चली, आंधी चली, अंधेरा हुआ, तेज हवा चली। किसका मुंह खुला था? सीप का मुंह खुला था। बूंद के रूप में कैसा परिवर्तन आया? बरसात बन गई, बहुत बड़ी बन गई, मोती बन गई, मोती बन गई भाई। चलिए शेष अपन कल पढ़ते हैं, ज्यादा कुछ इसमें विशेष है नहीं है। और खुद को मोटिवेट रखिएगा। मिलते हैं अपन और नेक्स्ट क्लास में। खुद को मोटिवेट करिएगा, अच्छी प्लानिंग करिएगा। ठीक है, जो बचा है उसको अच्छी तरह आपको करना है। ठीक है, और कुछ आपके मन के भाव? मुझे बहुत ज्यादा चिंता है वर्ग 1 वालों की। और
चिंता सिलेक्शन दिलवाने की है। कल भी मैं बहुत अच्छे मन से आया था पढ़ाने के लिए, लेकिन कक्षा नहीं हो पाई, तो उसका दुख मुझे भी है ना। और आप फिर भी देखिए दिलीप जी, वास्तविकता क्या है। मैं जैसे अंधा युग को अभी पढ़ रहा हूं, गोदान को पढ़ रहा हूं, है ना। जो बड़े बड़े जो अपने उपन्यास है उनको मैं पढ़ रहा हूं। अब आप देखिएगा इतने बड़े उपन्यास को पढ़ करके, है ना, पढ़ करके उसका विश्लेषण, क्योंकि अपन अपने पास समय नहीं है। यदि अपने पास 1 वर्ष या 6 महीना होता तो पूरा गोदान में यहाँ पढ़ा था आपको, इस जगह पर ला करके पूरा उत्तरकांड तुलसीदास का अपन यहां पढ़ते। क्योंकि मैंने राजस्थान में जब समय 1 साल की, जब 1 साल तक हिंदी साहित्य पढ़ाया है मैंने, तो पूरा मतलब बालकांड चलता था वहां पर। राजस्थान में आप देखिएगा अभी जो एग्जाम हुआ था वर्गीय का, पूरा बालकांड चलता था। बालकांड आप देख लीजिएगा, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है, उसको पूरा पढ़ाया था। बीजक के वहां पर साकी शब्द रमेनी चलते थे, उसको पूरा पढ़ाया था, है ना। लेकिन समय भी तो देखिएगा आप, पीडीएफ आपको देखो, ज्यादा पैसे खर्च मत करो। पीडीएफ निकलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इतना समय नहीं मिला कि आप 5-5 बार चीजों को पढ़ दो। इसलिए आप ये करिएगा कि जो मैंने आपके ऑब्जेक्टिव डाल रखे हैं, पीडीएफ तो देखो, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और गद्य साहित्य की विधाएं, इनकी पीडीएफ निकलवाना चाहिए, नहीं तो बाकी आपको पढ़ना चाहिए। और हाँ, तो मैं शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं आपका गोदान उपन्यास का, जैसे अपना कामायनी के जो सर्ग हैं उनके, और इसलिए समय लग रहा है। और